आलो अंधारी, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। आलो अंधारी पाठ के माध्यम से लेखिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा और उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना सकता है। इस पाठ की नायिका बेबी एक घरेलू नौकरानी है जो अपने पति से अलग रहती है, लेकिन उसके बच्चे उसके साथ हैं। इनका पालन पोषण करने के लिए वह लोगों के घरों में काम करती है। जहाँ पर वह काम करती है वहाँ से काम छूट जाने पर उसे सुनील नामक एक व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, जो उसे तातुश के घर में काम दिलवा देता है। तातुश उसकी बड़ी मदद करते हैं और उसे बच्चों के साथ रहने के लिए अपनी छत पर कमरा भी दे देते हैं। उसके बच्चों को स्कूल में भी प्रवेश दिलवा देते हैं और उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तातुश के घर में रहते हुए उसके बच्चों का भविष्य संवर जाता है और साथ ही साथ क्योंकि तातुश ने उसे पढ़ने लिखने में सहायता देनी शुरू कर दी थी, तो वह स्वयं भी लेखिका बन जाती है। उसकी रचना बंगाली पत्रिका में प्रकाशित होती है और इस प्रकार से यहाँ पर लेखिका ने अपने अनुभव के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक भले आदमी का सहारा और प्रेरणा उसके जीवन की दिशा को बदलने में सहायक रहा। बेबी हालदार की बात करें तो वे काफ़ी साहसी महिला के रूप में उभर कर सामने आती हैं। वो अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही हैं, लोगों के घरों में कामकाज करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं और अगर एक जगह काम छूट जाता है तो घबराती नहीं है बल्कि दूसरी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती हैं। तातुश के घर में काम करने के दौरान जब उसका घर तोड़ दिया जाता है तब भी वह अपने बच्चों को लेकर के बड़े साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना करती है। बड़ी ही मेहनती है। तातुश के घर का सारा कामकाज बड़े ही थोड़े समय में निपटाकर पढ़ने लिखने के लिए अपने लिए समय निकाल लिया करती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी और जब तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र आदि के नाम गिनवा दिए थे। इसी बात से खुश होकर तातुश ने उसे तस्लीमा नसरीन की आमार में बेला नामक एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी और साथ ही एक कॉपी और पेन भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम इसमें अपने बारे में कुछ न कुछ लिखती रहा करो। तातुश की इस प्रेरणा से वो पढ़ने भी लगी और लिखने भी लगी और बाद में उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी। तो बेबी जो है वो एक परिश्रमी, साहसी, ममतामयी, स्वाभिमानी, अध्ययनशील महिला थी, जिसने जीवन की विकट परिस्थितियों से कभी भी हार नहीं मानी। तातुश के घर में काम करने के दौरान ही वो बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिन्हें लेखन का अनुभव था, जो लिखने पढ़ने के शौकीन थे। तो जब कभी भी बेबी अपनी रचनाएं लिखती तो वे उन लोगों को पढ़ाया करती थीं और वे उसे प्रोत्साहित किया करते थे। बेबी को लेखन कार्य में प्रोत्साहित करने वालों में प्रमुख थे जेठू के एक बंगाली बंधु जिनका नाम था आनंद, तथा कोलकाता के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली महिला शर्मिला दी। इन दोनों ने ही बेबी के लेखन से प्रभावित होकर उसे लिखते रहने की प्रेरणा दी और साथ ही साथ प्रोत्साहित किया कि जीवन के अनुभवों को जिस प्रकार से तुम सहजता पूर्वक लिख देती हो, ऐसा आज तक किसी ने नहीं लिखा। और उन्होंने उसे ये भी बताया कि नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा, आर्थिक कष्टों के संबंध में जो अनुभव तुम्हारे हैं तुम उनके विषय में लिखो, ताकि लोगों के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध हों। और फिर उन सब की बातों को मानकर और उनके दिए गए सुझावों पर अमल करके ही बेबी हालदार ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और फिर लेखन के क्षेत्र में उसने अपनी पहचान बनाई। हालांकि उसके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उसके दोनों भाई उसके घर के नज़दीक ही रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने आकर के बेबी को मदद के लिए कोई सहारा नहीं दिया। साथ ही साथ उसकी माँ की मृत्यु हो जाने पर भी बेबी को उन्होंने नहीं बताया था। उसके पिता भी माँ की मृत्यु पर नहीं गए थे, उसके भाइयों ने ही माँ का क्रियाकर्म किया था। बेबी इन सब चीज़ों से विचलित तो होती थी, लेकिन कभी भी उसने अपने लक्ष्य को पीछे नहीं हटने दिया। उसकी माँ की एक इच्छा थी कि उसकी बेबी पढ़ लिख जाए, उसके सारे बच्चे पढ़ें। तो अब जाकर के बेबी को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ की उस इच्छा को पूरा कर रही हूँ। काश आज माँ होती तो कितनी खुश होती कि उसकी बेबी पढ़ लिख रही है। अभी वो और भी पढ़ना लिखना चाहती है और अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहती है। तो बेबी की जब पहली बार रचना जब प्रकाशित होती है तो पत्रिका के पन्नों को पलटकर जब वो देखती है
तो सबसे पहले अपनी इस खुशी को वो तातुश के साथ साझा करती है और उन्हें प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और उन्हें दिखाती है कि पत्रिका में उसकी रचना छपी है। तो इस प्रकार से आलो अंधारी एक ऐसी कहानी है जिसमें ये दर्शाने का प्रयास किया है लेखिका ने कि समाज में पुरुष के बिना भी स्त्री का अस्तित्व है। जब पाठ के प्रारंभ में बेबी को बच्चों के साथ अकेले रहते देखकर आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो, क्या तुम अकेली यहाँ रह सकोगी, तुम्हारा पति यहाँ पर क्यों नहीं आता है। तो वो इस प्रकार के उत्तर देने के स्थान पर बच्चों को लेकर कामकाज की खोज में निकल पड़ती थी। उसे ये सारी चीज़ें परेशान तो करती थीं, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। वर्तमान समय में भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। स्त्रियां पुरुष के बिना स्वतंत्र रूप से रह रही हैं और जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन सभी बातों को लेखिका ने अपने इस लेख के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस कहानी में लेखिका ने घरेलू नौकरों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके विषय में भी वर्णन किया है। उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, उनके बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता, जहाँ वे रहते हैं वहाँ आसपास काफ़ी गंदगी भरा माहौल रहता है। पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करने के स्थान पर एक दूसरे को ताने मारते हैं। काम करने के बदले में घरेलू नौकरों को अक्सर पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उनके काम करने के भी घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, ना ही उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश मिलता है। बीमार होने पर उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी अक्सर नहीं मिल पाती हैं। उन्हें हर समय अपने मालिक को खुश रखना पड़ता है। घरों में काम करने वाली स्त्रियों के साथ कई बार दुर्व्यवहार भी किया जाता है। उन्हें उनकी अपनी बस्ती के लोग भी परेशान करते हैं। उनका मेहनत करके अपने बच्चों को पालना भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो घरेलू नौकरों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिनका वर्णन लेखिका ने आलो अंधारी में किया है। एक अन्य समस्या को भी उसने उजागर करने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में परित्यक्ता स्त्री की दशा जो है वो आज भी दयनीय है। परित्यक्ता अर्थात ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो। तो परित्यक्ता स्त्री की दशा जो है वो भी बड़े ही मार्मिक ढंग से आलो अंधारी में अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त आवास की समस्या, बच्चों की शिक्षा की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं आलो अंधारी रचना में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। और प्रत्येक समस्या का एक ही समाधान कहीं ना कहीं उसने सबके समक्ष रखा है, और वह है शिक्षा। शिक्षा जो है वो हर प्रकार की समस्या से निपटने के रास्ते खोल देती है। कहीं ना कहीं जेठू का ये कथन कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, ये इसी बात को उद्घाटित करता है और सत्य सिद्ध करता है कि आशा देवी नाम पूर्णा जो है वो एक सामान्य गृहिणी होने के बावजूद भी लेखन में रुचि होने के कारण विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई थी। तो अक्सर वो बेबी हालदार को उसी का उदाहरण देते थे और कहते थे कि जब घर के सब लोग सो जाते थे तब आशा पूर्णा देवी लिखा करती थी, और इस प्रकार लिखते लिखते वो विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। आशा पूर्णा देवी के इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर तुम भी लिखती रहा करो, और उम्मीद है कि तुम्हारे इस लेखन के कारण तुम भी एक ना एक दिन दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। तो जेठू का ये कथन जो है उसने बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने का काम किया बेबी हालदार को, और वो दिन आया जब बेबी हालदार जो है वो भी एक लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, आलो अंधारी के माध्यम से बेबी हालदार इस बात को स्पष्ट कर रही हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने मन में एक लक्ष्य को ठानकर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ज़िंदगी उसे अवश्य ही सफलता का चेहरा दिखाती है।